नमस्कार बच्चों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 6 जिसका हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं और इसके लगभग 5 या 7 पार्ट हमने पढ़ लिए। आज की इस वीडियो में 8वां पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट तक हमने व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, उसकी बनावट, उसका सिद्धांत और उसका सिद्धांत कैसे प्रूफ किया जाता है वो चीज़ हमने जानने की कोशिश की। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बार व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के बारे में दोबारा चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है वो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको परीक्षा में छोटे क्वेश्चन भी उठ सकते हैं, वो क्वेश्चन आप लोगों के आराम से वो क्वेश्चन आप सही कर सको, उसके लिए भी आप लोगों को पूरा ध्यान देना है। ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के बारे में जब बात आती है तो आपने ये कहा था कि व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत में आपने ये कहा था कि जब सेतु संतुलन की अवस्था में होता है, ठीक है, संतुलन की अवस्था में होता है तो संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा 0 होगी। याद है क्या आपको? ठीक है, मैं एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूँ वही कल वाला, और इसकी आज हमें दोबारा जरूरत भी पड़ेगी। इस प्रकार आपने एक चतुर्भुजीय व्यवस्था के रूप में 4 प्रतिरोधों को जोड़ा था। ठीक है, ये लो, इसको नाम दिया था A, B, C और D। ये पहली भुजा थी AB जिसमें प्रतिरोध जुड़ा था, उसका नाम P दिया था। दूसरी भुजा BC जिसके प्रतिरोध को Q नाम दिया था। तीसरी भुजा AD जिसके प्रतिरोध को R नाम देंगे। चौथी भुजा CD जिसके प्रतिरोध को S नाम देंगे। जो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से, वो अज्ञात प्रतिरोध हमेशा लास्ट वाली भुजा में आप जोड़ दो, यानी चौथी भुजा में जोड़ दो। फिर बच गए 3 प्रतिरोध P, Q, R। कंडीशन के अकॉर्डिंग S हमारा अज्ञात प्रतिरोध है, P, Q, R ये 3 ज्ञात प्रतिरोध है। हमें इन तीनों के मान में एडजस्ट करना पड़ेगा, इन तीनों के मान को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तीनों के मान को परिवर्तन करेंगे। ठीक है, परिवर्तन करने के लिए हमें एक निश्चित मतलब एक कंडीशन या एक क्रिया विधि के अनुसार हम इन तीनों के मान में चेंज करेंगे और ऐसी कंडीशन ले आएंगे ताकि सेतु संतुलन की अवस्था में आ जाए। सेतु संतुलन की अवस्था का पता लगाने के लिए इसके 2 विकिरण लिए थे हमने। इसके एक विकिरण B, D के बीच में धारा मापी और एक कुंजी आपने कनेक्ट की थी, इसको हमने K2 नाम दिया था। और दूसरे विकिरण AC के बीच में एक बैटरी और कुंजी K1 आप लोगों ने कनेक्ट की थी। याद आ रहा होगा आपको? वीडियो लगातार देखो बच्चों, लगातार वीडियो देखोगे तभी टॉपिक समझ में आएगा और पॉइंट क्लियर कर पाओगे। और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं तो ज़्यादा समस्या भी नहीं आएगी। लगातार जितना भी आपको मिल रहा है मैटर उसको धीरे धीरे आप लोग देखते जाओ और नोट्स तैयार करते जाओ। ठीक है, आराम से चैप्टर क्लियर हो जाएगा। देखो, बैटरी से करंट सप्लाई जब स्टार्ट की थी तो आपने ये कहा था कि सर हमने I करंट यहाँ से स्टार्ट किया है। पहले P प्रतिरोध में जो धारा गई उसको I1 नाम दिया और यहाँ जो धारा गई उसको I2 नाम दिया, क्योंकि यहाँ धारा 2 रास्ते हो जाएंगे ना धारा के, तो 2 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया। फिर आपने यहाँ पर आकर ये I1 इधर से आ गई, यहाँ ये संधि बिंदु हो गया, इधर से I2 आ गई, ये भी संधि बिंदु हो गया। ठीक है, हमने ये भी माना था, याद है आपको, कि मैंने B बिंदु पर विभव ज़्यादा लिया था और D पर विभव कम लिया था। इसकी वजह से इसमें से कुछ धारा IG इसलिए नाम दिया क्योंकि ये धारा गैल्वेनोमीटर में जा रही है। IG धारा इधर जानी चाहिए, लेकिन ये धारा इधर तभी जाएगी जब कुंजी K2 ऑन होगी। ठीक है, क्योंकि कुंजी K2 दबाओगे तभी ये करंट आगे सप्लाई होगी, अदरवाइज ये K2 ऑन नहीं होगी तो करंट आगे नहीं जा पाएगा। इसलिए मैंने कुंजी K2 को लगा दिया और ये करंट यहाँ से यहाँ आ गया। इधर से I2 करंट आ रहा है, इधर से ऊपर से IG आ गई, ये बन गया I2 + IG। याद होगा, ऐसा ही तो किया था हमने।
ये करंट I2 प्लस IG इस अज्ञात प्रतिरोध S में से सप्लाई होगी और ऊपर I1 करंट में से IG करंट नीचे जा चुका है, तो इधर कितना बचा बेटा, इधर बचेगा I1 माइनस IG। ठीक है, ये किरचॉफ के पहले नियम से ही करते हैं हम। ठीक है, किरचॉफ के पहले नियम से आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अदरवाइज हम जानते इतना तो कैलकुलेशन हमें आता ही है कि टोटल कितनी करंट आ रही थी, I1 आ रही थी, उसमें से IG नीचे चली गई तो बची कितनी, I1 माइनस IG, वो प्रतिरोध Q में से सप्लाई हो जाएगी। I1 माइनस IG ऊपर से आ रही है, नीचे से I2 प्लस IG आ रही है, इस संधि बिंदु पर दोबारा ये कनेक्ट होगी, कनेक्ट होकर पुनः I का निर्माण कर लेंगे, क्योंकि IG से IG कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 क्या है, I है। ठीक है, इस प्रकार हमारे सर्किट की करंट जो है वो पूर्ण रूप से हमने क्लियर कर ली थी। अब देखो, जब सेतु संतुलन में होता है तो उसकी विशेषता ये होगी कि इस IG धारा का मान 0 हो जाएगा, IG धारा बहना बंद हो जाएगी। IG धारा तभी बहना बंद होगी जब बिंदु B और D पर पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, विभव बराबर हो जाएगा। पहले हमने ये मान के चला था कि बिंदु B पर विभव ज़्यादा है, D पर कम है, या ऐसा मान लो D पर ज़्यादा है, B पर कम है, उल्टा भी मान सकते हैं। जैसे ये पोटेंशियल हम बराबर कर देते हैं, जैसे ही हमने ये पोटेंशियल बराबर किया, VB बराबर VD, याद है क्या, कल वाले टॉपिक में हमने इसको प्रूव भी किया था। जैसे ये पोटेंशियल इक्वल होता है, इक्वल होते ही ये करंट सप्लाई बंद हो जाती है, बोलने का मतलब IG धारा 0 हो गई, हमारा सेतु आ जाता है संतुलन अवस्था में। इसको संतुलन में लाने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, ये जो प्रतिरोध है PQR, S अज्ञात प्रतिरोध है, इसको तो हमें निकालना है। PQR जो प्रतिरोध है इनके मान में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, परिवर्तन भी कैसे करना होता है इसके लिए मैं आपको वो क्वेश्चन बता देता हूँ कि आप क्या करो, P और Q जो पहली और दूसरी भुजा में जुड़े हैं प्रतिरोध, इनको सबसे पहले फिक्स कर दिया जाता है, अपनी मर्जी से परमानेंट फिक्स कर देते हैं। ठीक है, एक प्रतिरोध इनमें से P और Q दोनों को एक जगह फिक्स करते हैं, फिर R के मान में परिवर्तन करते हैं। किसके मान में, R के मान में, इस तीसरे प्रतिरोध के मान में परिवर्तन करते हैं। और परिवर्तन इस प्रकार करते रहते हैं कि ये IG बराबर क्या हो जानी चाहिए, 0। वैसे ये प्रैक्टिकल की बातें हैं, तो प्रैक्टिकल तो अपने को इसका करना नहीं है, तो आपको थ्योरी में बस इतना ही याद रखना है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही सेतु संतुलन अवस्था में होगा तो हमारा जो सिद्धांत है वो हमें ये कहता है कि जो सेतु की जो अनुपातिक भुजाएं हैं या संलग्न भुजाएं हैं, उन भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो अनुपात बराबर होगा। ये सेतु का सिद्धांत है। ठीक है, मतलब जो भुजाएं आपस में जुड़ी हुई है, कोई दो आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए, जो भी कनेक्टेड साइड है या भुजाएं हैं, उन भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो बची हुई जो संलग्न भुजाएं हैं उनके प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को? तो यहाँ मैंने P/Q, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में कनेक्ट हैं, समझ गए, और यहाँ ले लिया R/S। ठीक है, क्रम से लेना है, जैसे पहले P लिया है फिर बाद में Q लिया है, तो इधर पहले R लेंगे बाद में S लेंगे। ठीक है, तो ये हमें सेतु का सिद्धांत मिल जाता है। अब देखो बच्चों, कई बार क्या होते हैं, बच्चे अपनी मर्जी से इनका नामकरण कर देते हैं। ठीक है, एक दो कंडीशन ऐसे मैंने देखी भी है, बच्चों को जब एग्ज़ाम में उन्होंने किया है तो नामकरण कर देते हैं, तो उसके दौरान वो क्या होते हैं, ये जो PQRS है उनको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर देते हैं। हो सकता है कि जो उन्होंने नामकरण किया है उसके अकॉर्डिंग ये सही भी हो, लेकिन किताब में ये चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो कई बार एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं तो अपना फाइनल आंसर वो यही चाहते हैं, भले ही आपने वो आंसर एकदम सही लिखा हो, आपने उनका नामकरण अपने हिसाब से कर दिया हो, लेकिन जब तक उनको ये आंसर नहीं मिलता तब तक वो हो सके तो उसको गलत भी कर दें। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि क्रम का ध्यान रखो आप लोग। ठीक है, क्रम का ध्यान रखो और उसी की पालना करते हुए आप लोग इस चीज़ को प्रूफ करो। देखिए बच्चों, हमने लास्ट वीडियो के अंदर इस सिद्धांत को प्रूफ कर दिया था। आज ये भी अपने सिलेबस में है। आज हम यही सिद्धांत, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही सिद्धांत आप लोगों को प्रूफ करवा रहा हूँ दोबारा, लेकिन आज मैं ये सिद्धांत किरचॉफ के नियम से सोल्व करूँगा। ठीक है, तो मेरी आज की हेडिंग क्या है? आज की हेडिंग ये है कि किरचॉफ नियम से, किस नियम से बेटा?
किरचॉफ नियम से व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत, किरचॉफ नियम से व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत की व्युत्पत्ति। ठीक है, यानी किरचॉफ के नियम से इस सिद्धांत को मैं प्रूफ करूंगा। थ्योरी आप लिख सकते हो, ठीक है, थ्योरी में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, सर्किट बनाना है। ये सर्किट बना के आप ये लिखोगे, कुंजी K1 ऑन करेंगे, धारा I चलेगी, दो भागों में बंट जाएगी, I1 और I2। जैसे ही कुंजी K2 दबाएंगे, मान लेते हैं बिंदु B पर विभव ज़्यादा है, ये बात लिख सकते हो आप लोग, तो गैल्वेनोमीटर में IG धारा सप्लाई हो जाएगी, इधर I1 माइनस I जाएगी, इधर I2 प्लस IG जाएगी। जब सेतु संतुलन अवस्था में होता है तो संतुलन अवस्था में गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा IG बराबर 0 होती है। ये बात आपको जरूर लिखनी है, ठीक है, क्योंकि ये इसकी मेन थ्योरी है। अब देखो बच्चों, हमें ये सिद्धांत प्रूफ करना है। सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए हमें किरचॉफ के नियम को यहाँ इस बार यूज में लेना है। तो मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आप एक काम करना, आपको किरचॉफ के नियम लगाने के लिए लूप की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पहला नियम तो आपको पता है, बंद या खुला कोई परिपथ हो, किरचॉफ का पहला नियम हर जगह लागू होता है। जब आपको दूसरा नियम असल रूप में लगाना है तो आपको एक बंद लूप की कल्पना, बंद लूप लेना पड़ेगा। तो यहाँ बंद लूप आपको 3 नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं यूज में 2 ही लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को P/Q R/S सिद्ध करना है, तो मेरे को ज़्यादा फालतू में लेकर क्वेश्चन को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं एक तो बंद लूप ले रहा हूँ, वो ये ले रहा हूँ जिसको मैंने 1 नंबर नाम लिख दिया, जो कि ABDA ये होगा लूप। ठीक है, मैंने 2 लूप लिए हैं, एक तो लूप ले रहा हूँ कौन सा, ABDA, एक तो ये लूप ले रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा पहला लूप है, लूप फर्स्ट। फिर लूप सेकंड में ले रहा हूँ, लूप सेकंड कौन सा, BCDB, ये 2 लूप ले रहा हूँ मैं, ये मेरा दूसरा लूप हो गया बेटा। ठीक है, BCDB दिख रहा है आपको। ठीक है, ये एक पतंग सी नजर आ रही है आपको, जिसमें से आधा ये लूप पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। एक लूप ये भी बनता है, ये नीचे वाला, लेकिन इसको हमें नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? हम ले सकते हैं, कब लेंगे, जब कोई क्वेश्चन हमें सोल्व करना हो, कोई एग्जाम्पल करना हो या कोई वैल्यू और निकालनी हो, तब हम ये तीसरा लूप यूज में लेंगे, नीचे वाला। ठीक है, फिलहाल मुझे इस तीसरे लूप की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने जो 2 लूप सेलेक्ट किए हैं उसमें PQRS चारों राशियां आ चुकी हैं, चारों प्रतिरोध आ चुके हैं। P भी आ गया, Q भी आ गया, R भी आ गया, S भी आ गया, और मुझे यही अनुपात इनका प्रूफ करना है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा ये चीज़ नहीं लूँगा। ठीक है, चलो, अब आपको पता है कि जब किरचॉफ के नियम लगाते हैं तो हमें एक दिशा सेलेक्ट करनी पड़ती है, जिसे हम चुनी गई दिशा कहते हैं। वो दिशा हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मैं एक दिशा सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले लूप में, आप अपनी मर्जी से करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले लूप में एक दिशा सेलेक्ट कर ली, ये लो, ये एक डायरेक्शन मैंने सेलेक्ट कर ली, दिखाई दे रही है आप लोगों को। ठीक है, ये एक डायरेक्शन मैंने अपनी मर्जी से, जैसे घड़ी की सुई के हिसाब से बात करूं तो दक्षिणावर्त मैंने डायरेक्शन सेट कर ली। इसी प्रकार इसमें, चलो इसमें मैं वामावर्त ले लेता हूं। कई बार बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सर आप ऐसी डायरेक्शन क्यों ले रहे हैं, तो इसमें मैं वामावर्त डायरेक्शन सेलेक्ट कर लेता हूं। ये लो बच्चों, समझ में आ गई बात मेरी। ये मैंने मेरी एक दिशा सेलेक्ट कर ली, दिखाई दे रहा है आपको। अब आप एक काम करना, आप अपने द्वारा चुनी गई दिशा और सर्किट में बहने वाली धारा की दिशा को मद्देनजर रखते हुए वोल्टेज की वैल्यू लेनी है, और किरचॉफ के दूसरे नियम को आपको काम में लेना है। ठीक है, लूप ABDA में किरचॉफ के दूसरे नियम से, ठीक है, किरचॉफ वोल्टता लो, यही तो है ना दूसरा नियम, जिसे वोल्टेज का नियम कहते हैं। चलो, अब इसमें देखो पहले लूप में वोल्टेज कितनी है वो देखो। पहले तो ये बताओ, इन दोनों लूप के अंदर कोई सेल है क्या? नहीं है, तो विद्युत वाहक तो होना नहीं है। ठीक है, सिर्फ इस प्रतिरोध के सिरों के मध्य वोल्टता होगी, वोल्टता पतन होगी, वही आपको चेक करना है। प्लस माइनस बाद में देखेंगे, पहले लूप में आप चर्चा कर लो फटाफट। पहले लूप का प्रतिरोध कितना है? पहले लूप में एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है P, धारा कितनी बह रही है? I1, तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी इसकी वोल्टेज हो जाएगी PI1। ठीक है, मैंने प्लस माइनस अभी कुछ नहीं लगाना है, एक वोल्टेज ये नजर आ रही है, समझ में आ गया।
PI1, ठीक है, धारा I1 P प्रतिरोध है। फिर आगे चलूँ तो इसमें धारा IG जा रही है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध मैं G मान लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, माना धारा मापी या गैल्वेनोमीटर कह दो, धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल G मान लिया मैंने, ठीक है, प्रतिरोध कितना है, कैपिटल G। धारा मापी का भी प्रतिरोध होता है, वो मैंने कैपिटल G मान लिया। तो धारा मापी का प्रतिरोध G मान लिया मैंने, इसमें धारा कितनी जा रही है, IG, प्रतिरोध G है, इसका प्रतिरोध है धारा मापी का, धारा कितनी जा रही है इसमें, IG, तो वोल्टेज कितनी होगी इस पे, IGG। ये वोल्टेज हो गई किसकी, ये अपने गैल्वेनोमीटर या धारा मापी की। मैं पहले लूप में घूम रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, पहले लूप में घूमूंगा, प्लस माइनस बाद में लगाएंगे। फिर एक प्रतिरोध R है, इस प्रतिरोध R में धारा जा रही है I2, तो इसकी वोल्टेज हो जाएगी RI2 इज इक्वल 0 करना है, ठीक है, क्योंकि पहला नियम ही कहता है कि सभी जो भी वोल्टता पतन है उन सबका योग जो भी वोल्टेज है, ठीक है, चाहे प्रतिरोध के सिरों के मध्य वोल्टता पतन हो और विद्युत वाहक बल हो, उन सबका योग 0 होना है। या दूसरे रूप में ये कहें तो सभी वोल्टता पतन जो भी है उनका मान सभी विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो मैंने सभी वोल्टता पतन ले ली, विद्युत वाहक बल है नहीं, 0 है तो बराबर 0 कर दिया, ठीक है। प्लस माइनस मैंने फिलहाल यहाँ पर अभी सेलेक्ट नहीं किए, वो हम लास्ट में साथ ही कर लेंगे। फिर मैं दूसरा लूप में लेता हूँ, वो रहा साइड वाला लूप, उसमें भी किरचॉफ के दूसरे नियम से बात करेंगे, KVL, ठीक है, वोल्टता लो। इसमें प्रतिरोध कितना है, एक प्रतिरोध Q है, इस प्रतिरोध Q में धारा कितनी है, I1 माइनस IG, तो वोल्टता कितनी हो जाएगी, I1 माइनस IG गुणा में Q। समझ में आ गई बात मेरी। वोल्टेज क्या होती है, धारा इंटू प्रतिरोध ही तो वोल्टेज होती है। तो धारा कितनी है, I1 माइनस I2, प्रतिरोध कितना है Q, प्लस माइनस फिलहाल मैं एक बार नहीं लगा रहा, लास्ट में लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जब हम ये पूरा लिख देंगे उसके बाद में हम चिन्ह परिपाटी यूज में ले लेंगे। क्लियर है, आगे बढ़े। फिर एक प्रतिरोध है क्या, S, एक प्रतिरोध कौन सा है, S है, इसमें धारा कितनी है, I2 प्लस IG, S प्रतिरोध है, धारा I2 प्लस IG है, तो वोल्टता पतन कितना हो जाएगा, वोल्टता पतन होगा I2 प्लस IG गुणा में S, ये वोल्टता पतन हो गया। क्लियर है। फिर आगे बढ़ूं तो ये जो BCDB यही तो हमारा दूसरा लूप, ये आ गया, लेकिन इसके अंदर ये धारा मापी वाला भी तो शामिल होगा, ये इधर भी शामिल था और इधर भी शामिल होगा, ठीक है। तो इसका प्रतिरोध G है, धारा कितनी है IG, तो इसकी वोल्टता पतन हो जाएगा IG गुणा G और बराबर में कितना 0। समझ में आ गई बात मेरी। आप चलते जाओ, कितने प्रतिरोध है कितनी धारा है वो वोल्टता पतन आप इसके साथ साथ एडजस्ट करते जाओ, ठीक है। तो एक तो Q आया, उसकी वोल्टेज लिख दी, एक S आया, उसकी वोल्टेज लिख दी, और एक धारा मापी भी इसमें आ रहा है ना, शामिल हो रहा है इस लूप के अंदर, तो धारा मापी वाली भी मैंने इसमें साथ में नोट कर दी, ठीक है। अब चलो बच्चों, हम इसकी दिशा के अकॉर्डिंग, दिशा के साथ हम इस चिन्ह परिपाटी को यूज में लें और देखें कि ये वोल्टेज प्लस है या माइनस। सबसे पहले हम आते हैं पहले लूप में अपने, और पहले लूप में हम यहाँ से चलते हैं इस पहले प्रतिरोध में। ये हमारे द्वारा चुनी गई दिशा है ना, और ये परिपथ इस प्रतिरोध P में बहने वाली धारा है। जैसे ही मैं अपनी चुनी गई दिशा के अनुसार जाऊंगा, ध्यान देना, ऐसे जा रहा हूँ, परिपथ में धारा समान रूप से बह रही है, तो मेरे द्वारा चुनी गई दिशा और इसमें बहने वाली धारा की दिशा समान है, और जब दिशा समान है तो चिन्ह प्लस का लेते हैं, यानी P प्रतिरोध में वोल्टेज पॉजिटिव आएगी। क्लियर है, आगे बढ़ें। फिर मेरे को पहले लूप में ऐसे घूमना है ना, जब मैं इस लूप में घूमूंगा तो IG धारा नीचे जा रही है ना, और मेरे द्वारा चुनी गई दिशा भी ऐसे घूमकर नीचे ही आएगी। समझ रहे हो बात मेरी। बहने वाली धारा, चुनी गई दिशा, दोनों समान है, तो ये वोल्टेज भी पॉजिटिव आने वाली है, धारा मापी वाली पहले लूप में, तो ये वोल्टेज भी क्या आएगी, पॉजिटिव, ठीक है। फिर बच गया अपना प्रतिरोध R। प्रतिरोध R में धारा ऐसे नीचे जा रही है, समझ में आ रही है क्या बात मेरी। प्रतिरोध R में धारा कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, और हमारे द्वारा चुनी गई दिशा वो ऐसे जैसे ही टर्न होंगे तो ऐसे ऊपर की ओर जाएगी। चुनी गई दिशा ऐसे ही तो घूम रही है अपनी,
चुनी गई दिशा ये है, तो चुनी गई दिशा ऐसे ऊपर जा रही है और प्रतिरोध में धारा ऐसे नीचे आ रही है। ये अपोजिट डायरेक्शन हो गई। अपोजिट डायरेक्शन होते ही ये करंट आएगा नेगेटिव में। बताओ, ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपको प्लस माइनस के चिन्ह समझ में आए? ठीक है, एक दो बार इसको प्रैक्टिस करना बच्चों, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं दूसरे लूप में। दूसरे लूप में प्रतिरोध हमने सिलेक्ट कर लिया, वोल्टेज हमने डिसाइड कर दी। यहां से चलते हैं। इस प्रतिरोध की वोल्टेज Q है, Q धारा वोल्टेज हमने निकाल दी। इसमें धारा ये जा रही है ना, ये धारा Q में धारा ये, और चुनी की दिशा ये, देखो चुनी की दिशा ऐसे टर्न हो रही है। ठीक है, तो चुनी की दिशा और ये बहने वाली धारा की दिशा दोनों अपोजिट है। दोनों अपोजिट है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव आएगी। समझ में आ रही है बात मेरी? ये किस में आएगी? नेगेटिव। Q पर जो वोल्टेज है वो किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ो। फिर मैं IG की बात करूं, IG में धारा नीचे जा रही है और हमारे द्वारा चुनी की दिशा ये भी नीचे आ रही है। दोनों समान डायरेक्शन है, दोनों नीचे आ रहे हैं, तो IG ये वाला IG का है तो ये पॉजिटिव आएगा। ये IG की तो वोल्टेज है। S की और बात कर लो। S में धारा की दिशा ऊपर जा रही है और चुनी की दिशा जैसे ही ऐसे घूमकर आओगे तो ऐसे ऊपर ही जाना पड़ेगा आपको। चुनी की दिशा भी ऊपर जा रही है, बहने वाली धारा भी ऊपर है, दोनों समान डायरेक्शन में है, तो ये भी किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, मैंने चिन्ह परिपाटी से इन सबके डायरेक्शन के अनुसार इनके चिन्ह मैंने लगा दिए। अब आप कहते हो कि जब सेतु संतुलन अवस्था में है, ठीक है, ये लाइन में यहाँ बीच में लिख देता हूँ कि संतुलन अवस्था में IG बराबर 0 होती है। ये बात हम पहले भी लिख चुके हैं। IG बराबर क्या होती है? 0 होती है। IG बराबर 0 करोगे, क्योंकि बैलेंस तो करना पड़ेगा। जब IG 0 करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी PI1 प्लस 0, ये 0 हो गया, माइनस RI2 बराबर 0। ठीक है, इसको सोल्व कर दिया तो ये आ गया PI1 बराबर RI2। इसको इधर ले जा सकता हूं मैं। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां पर भी आपको IG 0 करना है। IG 0 करोगे तो ये माइनस चिन्ह बाहर पड़ा है, ये बन गया I1 माइनस 0 गुणा में Q, क्रम से चलते जाओ, प्लस I2 IG 0 गुणा में S। IG 0 करते ही ये 0 हो गया, बराबर में क्या है? 0। जैसे ही इसको सोल्व करोगे ये आ गया I1Q प्लस I2S बराबर में 0। इसको जैसे ही सोल्व करोगे, एक तरफ प्लस का चिन्ह है, एक तरफ माइनस का चिन्ह है, ऐसा लिख दूं I1Q बराबर I2S, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, I1Q बराबर I2S। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को मतलब विभाजित कर दो। समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, समीकरण 2 का भाग देने पर, ठीक है, जैसे ही भाग दोगे तो क्या बनेगा? PI1 QI1। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का भाग दे दो, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का भाग दे दो, RI2 और SI2। समझ में आ रही क्या चीजें? ठीक है, जैसे इसको सोल्व करोगे I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, क्या बचा? ये बचेगा P/Q बराबर R/S। समझ में आई बात मेरी? तो ये हो गया व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत का प्रूफ, वो भी किस नियम से? किरचॉफ के नियम से। समझ में आ रही है बात मेरी? तो इस प्रकार हम व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत को प्रूफ कर सकते हैं। इसके 2 तरीके हो गए, परीक्षा में जो भी पूछा जाए उसी तरीके से आप लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को शेयर करना है आपको और सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है, और लगातार जुड़े रहना है। धन्यवाद।